नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं है तो आपके द्वारा यहाँ पर ये चीज़ों को बताया जाना बहुत बहुत बेहतर है। फटाफट बताएंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं कुछ मैटर तो नहीं हुआ। हाँ, सैटरडे संडे में खूब मजे लिए हैं तुम लोगों ने। सर को लास्ट आर्टिकल बता दीजिए कौन सा एक्सप्लेन कर रहा था, मैं उसको तुरंत आगे बढ़ जाऊंगा। देन सर अब उज्जैन हुआ है, हाँ हाँ यार, महादेव बुलाएं तो जाना ही होता है। हाँ, तो वे आर स्टार्टिंग क्लास। आर्टिकल 69 पे थे मेरे ख्याल से। 68 तो हो चुका था ना, या आर्टिकल 67 हुआ था, 68 नहीं हुआ था। कोई बात नहीं। आर्टिकल 68 की हम बात कर रहे थे। आर्टिकल 68 की हम बात कर रहे थे। 68 में बताया जाता है द वेकेंट सीट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वेकेंट सीट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हाँ मैं महाकालेश्वर गया था। वेकेंट सीट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यहां पर थे बाबू हम। प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके वेकेंट सीट के बारे में अपन बात कर रहे थे। अच्छा, आर्टिकल 70 होगा, कोई नहीं, चलो मैं लिख देता हूं इसको। अब तो लिख ही दिया कि भाई जो वेकेंट सीट होती है वाइस प्रेसिडेंट की, उसमें लिखा हुआ है जो उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति होती है, जो उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति होती है, इसको शीघ्रतम भर दिया जाना चाहिए। इसको शीघ्रतम भर दिया जाना चाहिए। इसको शीघ्रतम भर दिया जाना चाहिए। शीघ्रतम भरा जाना चाहिए, इसके लिए कुछ दिनों का वो नहीं है, शीघ्रतम भरा जाना चाहिए। इसको शीघ्रतम भरा जाए। इट मस्ट बी फुलफिल्ड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इट मस्ट बी फुलफिल्ड, मस्ट बी फुलफिल्ड, मस्ट बी फुलफिल्ड एज सून एज पॉसिबल। पॉसिबल, एसैप, एसैप। ठीक है चलिए। ठीक है चलो, ठीक है चलो आगे हम बात करते हैं। आर्टिकल 69 में मैंने बताया था ओथ बाई वाइस प्रेसिडेंट। ओथ बाई वाइस प्रेसिडेंट, ओथ बाई वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति की शपथ की बात की गई थी। उपराष्ट्रपति की शपथ की बात की गई थी और कहा गया था कि जो उपराष्ट्रपति की शपथ होती है वो कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है बहरहाल वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर नहीं है, अगर ये अनअवेलेबल है, अगर ये अनअवेलेबल है तो इनके स्थान पर कोई भी ऐसा व्यक्ति या एनीवन अपॉइंटेड बाय हिम, एनीवन अपॉइंटेड बाय हिम, एनीवन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कोई भी जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया, एनीवन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है चलो, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 70 की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 70 की। अभी अपन बात करते हैं आर्टिकल 70 के बारे में। आर्टिकल 70 की बात करते हैं, बताइए। चलो सर देखते हैं आर्टिकल 70 के बारे में। आर्टिकल 70 कैसा आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 70 के बारे में। इसमें बताया गया है सडन वेकेंट सीट ऑफ प्रेसिडेंट, सडन वेकेंट सीट ऑफ प्रेसिडेंट, सडन वेकेंट सीट ऑफ प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति की अकस्मातिक रिक्ति, अकस्मातिक रिक्ति, अकस्मातिक रिक्ति। अब अकस्मातिक रिक्ति क्या होता है? सडन वेकेंट होता है, ये सडन वेकेंट सीट होती है। अब सडन वेकेंट सीट किस प्रकार से कार्य करती है उसको समझते हैं। मतलब ये देखो, जो चीज संविधान में दी गई है वो उसी अनुसार होगी, परंतु कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो संविधान में नहीं दी गई होती हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो संविधान में नहीं दी गई हैं, उनको अकस्मातिक रिक्ति बोलते हैं।
ठीक है, चलो, उनको अकस्मातिक रिक्ति बोला जाता है। आज चैट पब्लिक है, आप दूसरों को एक दूसरे की कमेंट दिखाई दे रही हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है अंजलि, चैट पब्लिक थोड़ी है। पब्लिक होती तो तुम ऊधम तार देते अब तक तो। चलो, अकस्मातिक रिक्ति, ठीक है, चलो। क्या लगा हुआ है शर्ट के पीछे? वायर होगा खाली है। तो जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, अकस्मातिक रिक्ति का मतलब है ऐसी स्थितियां, ऐसी स्थिति जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, जिनका वर्णन संविधान में नहीं है। तो ऐसी स्थितियां जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, राइट। तो याद रखिएगा, तो कंडीशंस विच आर नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, चलो याद रखें। विच इज नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इजंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी परिस्थिति जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, वो ऐसी चीजें होंगी, ठीक है, चलो। देखो पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट ये है कि जब ऐसी कोई परिस्थिति का वर्णन किया जा रहा है, ऐसी किसी परिस्थिति का वर्णन किया जा रहा है जो संविधान में नहीं है, तो उस चीज में होगा क्या कि राष्ट्रपति के स्थान पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति ही बैठेगा, ठीक है। कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति ही बैठेगा, याद रखिए। उपराष्ट्रपति के द्वारा ही वहां बैठा जाता है, ठीक है, चलो। किसके द्वारा बैठा जाता है? उपराष्ट्रपति के द्वारा ही बैठा जाता है, बिना परेशानी के, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, चलो जी। कौन बैठेंगे? इनका स्थान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही लेंगे, इनका स्थान उपराष्ट्रपति ही लेंगे, उपराष्ट्रपति ही लेंगे, पति ही संभालेंगे। तो इनका स्थान कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे, ठीक है, चलो नोट करिए। देन हम बात करते हैं आर्टिकल 71 की। नोट करिए, देन हम बात करते हैं आर्टिकल 71 की। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ यार, ये स्वेटिंग का इशू है। अभी मैं ऑफलाइन क्लास से आया था तो उसकी वजह से स्वेटिंग थी, तो वो अभी शर्ट पे आ रही है। फटाफट बताइए। इकोनॉमिक्स का मैं कुछ करता हूँ, टेंशन फ्री रहो। हाँ मैंने देख लिया बाबू, अब देख लो तुम, मैं किस लेवल की मेहनत करता हूँ आपके लिए। जिस दिन आप मेरे लिए या मेरी जैसी मेहनत कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है, क्या बोला? आर्टिकल 71 में लिखा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधान। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधान। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधान, के चुनाव संबंधी प्रावधान, प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान की हम बात कर रहे हैं, चुनाव संबंधी प्रावधान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए। हाँ बाबू, आज एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो सीधा ये पूछा जा रहा है कि जो चुनाव संबंधी प्रावधान है, तो इलेक्शन प्रोविजंस, इलेक्शन प्रोविजंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कि भाई इनके चुनावों से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि भैया अगर इनके चुनाव में कोई भी समस्या आई तो ऐसी परिस्थिति में है, ठीक है, चलिए, क्या होगा? यदि चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न हुई,
यदि चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न हुई, बाधा उत्पन्न हुई, यदि चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न हुई, इनका चुनाव था, चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न हुई, तो ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार होगा। सर्वोच्च न्यायालय उसका निस्तारण करेगा। सर्वोच्च न्यायालय निस्तारण करेगा, निस्तारण करेगा, निस्तारण करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ही उसका निस्तारण करेगा। ठीक है जी हाँ, ये चीज हमें पता लगी। इलेक्शन डिस्प्यूट्स रिजॉल्व्ड बाय, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट बाबू, इसमें अगला पॉइंट इसमें क्या है आपका? अब मुझे ये बताइए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? फटाफट से बताओ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में, चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? कौन कौन भाग लेगा बताओ मुझे बताइए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? ठीक है चलिए फटाफट बताओ। निस्तारण का मतलब होता है किसी चीज का निराकरण करना, कंप्लीशन करना, उस चीज को सॉल्व करना। ठीक है, रिजॉल्व करना किसी चीज को निस्तारण होता है। दूसरा पॉइंट है, आप, मैंने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, तो बाबू सभी सांसद भाग लेंगे। सभी सांसद भाग लेंगे, ये बात मैं बता चुका हूं। सभी सांसद, ऑल द एमपीज, ऑल एमपीज, और उनका वोट वैल्यू वही रहेगा जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में रहा था। राइट जी हाँ। तो मैंने यहीं पे बताया था, अबे तीनों सदन, दो सदन होते, तीसरा सदन कहां से जोड़ दिए हो बे? दोनों सदन भाग लेंगे, खाली सभी सांसद भाग लेंगे। उसमें बताया गया, सांसदों की कम उपस्थिति पर भी, सांसदों की कम उपस्थिति पर भी, कम उपस्थिति पर भी, कम उपस्थिति पर भी, सांसदों की कम उपस्थिति पर भी, सांसदों की कम उपस्थिति पर भी, अगर सांसदों की कम उपस्थिति है, लेट सपोज कि भाई उपस्थिति उनकी कम है, उपराष्ट्रपति चुनाव नहीं रुकेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन will not stop, will not stop even in low attendance, even in low attendance, even in low attendance। राइट है, ठीक है चलो। दैट इज पॉइंट। अब यहां पर ये टॉपिक जो है ना उपराष्ट्रपति, वो खत्म होता है, कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है सेंटर के अंदर जो कार्यकारी है हमारी, उसके संबंध में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उन सबका उल्लेख करता हूं। ठीक है, फटाफट बताओ। रेडी हैं तो बताओ, रेडी हैं तो बताइए। सर 1773 एक्ट के समय ब्रिटिश पीएम कौन था? दैट वाज फ्रेडरिक नॉर्थ, नॉर्थ NORTH। सर यूपी जीके का क्लास चलेगा क्या? यूपी जीके चलेगा भाई, लेकिन अभी मैं थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है ना मेरा। हिस्ट्री कहाँ पे पढ़ा रहे हो? बैचेस में ही चल रही है यार हिस्ट्री, पेड में ही चल रही है हिस्ट्री खाली। राइट ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। हेडिंग डाल दीजिए, मुख्यमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का उल्लेख, मंत्रिपरिषद का उल्लेख, पद का उल्लेख। तो इसके उल्लेख की अपन बात करते हैं। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए। शुभम तिवारी क्या हुआ बाबू, एक बार दोबारा बताओगे? प्राइम मिनिस्टर
एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपन बात कर रहे हैं। तो पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नहीं कराओगे, वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती, जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है उन्हीं को वो यूज कर पाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 73। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर आर्टिकल 72 कहा गया, जबकि आर्टिकल 72 आप पहले से ही पढ़ चुके हो। कहां पढ़ा था आपने आर्टिकल 72, बताइए बाबू। आर्टिकल 72 आपने पढ़ा था राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, याद करो, द पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। ठीक है, चलिए। कौन पढ़ा रहा है तुम्हें इकोनॉमिक? शुभम तिवारी, नाम बताओ। है बाबू? 73 में आप हेडिंग डालो। तो 73 के अंदर बताया गया है द एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलिए। एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, बाबू मैं गवर्नर्स के आगे लॉर्ड नहीं लगाता, उसका मैं पूरा नाम लेता हूं, फ्रेडरिक नॉर्थ, ना कि लॉर्ड नॉर्थ, राइट। नाम को समझिए और लिखिए। एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंटर, एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंटर। कार्यकारिणी विस्तार बोलेंगे इसको, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्यकारिणी विस्तार। कार्यकारिणी का केंद्रीय विस्तार, केंद्रीय विस्तार। कार्यकारिणी का जो केंद्र विस्तार है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। हाँ दीपाशा, यार ये बोर्ड हैंग करने लगा, क्या हुआ पता नहीं इसको बीच में, अभी अच्छा खासा चल रहा था, एकदम से पता नहीं क्या हो गया इसे, पूरा हैंग कर रहा है अभी। बाबू आप इसमें हेडिंग डालिए, आप इसमें हेडिंग डालिए आर्टिकल 74। इसमें ना जो मंत्री परिषद है उसके कार्यों का उल्लेख है, आप हेडिंग डालिए आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 74 हेडिंग डालिए आप। आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है? जितना भी केंद्र का कार्यकारी कार्य है वह राष्ट्रपति कराएगा। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 74 बात समझिए। सभी कार्यकारी कार्य, सभी केंद्रीय कार्यकारी कार्य, कार्य, सभी केंद्रीय कार्यकारी कार्य किसके नाम से होंगे बाबूजी? तो जितने भी केंद्रीय कार्यकारी कार्य होंगे यह मंत्री परिषद के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा, के द्वारा राष्ट्रपति सलाह पर होंगे, राष्ट्रपति सलाह पर होंगे, ठीक है, तो इसको लिखिए। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूं। ये मेरे नाम से आईडी किसने बनाई है? ये क्या रे, कौन है? देखिए ये जादू देख सकते हैं आप, देख रहे हैं। और ये जो मंत्री परिषद होगा इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? इसी मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? इसका ये अध्यक्ष आपका पीएम कहलाता है। पीएम यानी प्रधानमंत्री कहलाता है। तो काइंडली इसको इंग्लिश में आप लिख लेंगे। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ऑल द एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ सेंटर आर हैंडल्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। All the executive works are handled by the Council of Ministers, which is headed by the PM and get advice from the President. समझ में आई बात?
जी हाँ। अब मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल हो सकता है, मंत्रिपरिषद का हिस्सा कौन हो सकता है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की हम बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को मंत्रिपरिषद का मतलब नहीं पता होता। क्या होता है मंत्रिपरिषद का मतलब? मंत्रिपरिषद दैट मीन टू से दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बोर्ड सही चल जाए तो मैं थोड़ा सा करूं कुछ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाबू क्या होती है? तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर तीन हिस्से आपके हो सकते हैं। आपको ये लगता हो कि सारे के सारे सदस्य होंगे इसमें? नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें ना दो तीन पॉइंटर आपके क्रिएट होंगे, उनके बारे में याद रखना। तीन पॉइंटर कैसे कैसे क्रिएट होंगे। एक तो आपको पॉइंटर देखने को मिलेगा कि मंत्रिपरिषद के अंदर जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं वो सबके सब सदस्य होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरे होंगे जितने भी हमारे स्टेट मिनिस्टर होंगे, और तीसरे होंगे स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। अभी पता है क्या, 71 मिनिस्ट्रियों ने शपथ ली थी जो 18वीं लोकसभा 2024 में थी उसमें, तो थोड़ा याद रखना। हाँ भाई। सर जी। हाँ। ठीक है चलो। कल बाबू मैं अतुल ऑफिस में था ही नहीं। ठीक है, तो ये सब के सब लोग बाबू इसमें शामिल होते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है बाबूजी कि इसके अंदर कितने मेंबर्स हो सकते हैं मिनिमम, और कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है चलो, तो कितने मेंबर्स हो सकते हैं इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर? मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं सर? मिनिमम मेंबर हो सकते हैं इसके अंदर 12। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सर? 15% इसमें हो सकते हैं। अच्छा, ये तय कब किया गया कि भाई इतने मेंबर होंगे इतने मेंबर नहीं होंगे, वो समझिए। तो मुझे लगा था, मैं बोर्ड सही कराने के लिए गया था, अभी कर तो रहे थे अपन इसको सही। मिनिमम इसमें 12 मेंबर्स हो सकता है, और जो मैक्सिमम है वो 15% हो सकता है। और ये तय कब किया गया था? 91 संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन 2003। 15% हो सकते हैं जो भी हाउस है उसका। ये कब किया गया था? 91st CAA 2003। क्लियर है? ठीक है। सर इसकी हिंदी क्या होगी बाबू? ये कैबिनेट मिनिस्टर ही होंगे, ये स्टेट मिनिस्टर होंगे, और ये स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे। राजीव, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें याद रख लेना यार। ये तो परेशान कर रहा है आज मुझे ना। 1 मिनट दो आप। ऐसे तो आप परेशान हो जाओगे यार, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे आप ऐसे।
जस्ट गिव मी अ मिनट। आप तब तक ये लिखेंगे, सेव करते हैं पहले इसको, जस्ट अ सेकेंड। ये चल भी तो नहीं रहा यार। आगे आप इसमें हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालते हैं। अरे सुबह से चल रहा है, मैं सुबह से इसको दौड़ा रहा हूँ, तो बेचारा गर्म हो गया है। हाँ, पूरा हीट हो रखी है। अब देखिए ट्राई करके भाई। अब तो बिल्कुल नहीं चल रहा, अच्छा खासा चल रहा था, इन गधों की वजह से इसको ऑन करा दिया मैंने। यार तुम लोगों ने क्या करा, खाम खा खराब करा दिया और ज्यादा। तुम्हारी वजह से खराब हो गया, अगर मेरे बोर्ड में कुछ हुआ ना फिर तुम गए। ठीक है चलिए। जबकि ये हमारे यहाँ का फाइनेस्ट बोर्ड है, इसीलिए लगवाया गया था ताकि मेरे जैसे एक्सट्रीम यूज के लिए बन पाए। बाबू आगे लिखिए। हाँ भाई चल जा यार, मूड खराब मत कर मेरा। अब क्या हुआ इसे, चल जा भाई यार। ठीक है रुकिए। ऑफ करके ऑन करूं? पूरा रिस्टार्ट करता, अरे चुप हो जाओ। एक करा कल पढ़ा दें, अभी पढ़ाऊंगा। अभी चल गया था यार ये। हाँ, ठीक है। अब कोई बंद नहीं होगा, ये सीधा बस चलाना ही है अभी। जो भी चल रहा है देखो ध्यान से। हद होती है, खराब करा दिया एक तो मेरा बोर्ड, अच्छा खासा चल रहा था। 2-3 देर में स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज बता दो। कुछ ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जिनको हम ऑफिशियली कैबिनेट में शामिल नहीं करना चाहते, बट उनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज का चार्ज दे दिया जाता है। तो वही चीज आपको देखने को मिलती है, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। इसके बाद हम आगे लिखते हैं, लिखिए बाबू आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में लिखेंगे, आर्टिकल 75 के पहले क्लॉज में लिखा हुआ है कि इनकी जो मिनिस्ट्रीज की अपॉइंटमेंट होगी वो किस प्रकार से होगी। लिखिए आर्टिकल 75।
आर्टिकल 75, इसमें लिखा हुआ है पहली क्लॉज में, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी। इसकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, राष्ट्रपति द्वारा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ठीक है बाबू। दूसरा बाबू इसमें समझ लेना कि अन्य मंत्रियों की या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स की नियुक्ति भी, कैबिनेट की नियुक्ति भी, कैबिनेट / मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को भी, मंत्रियों को भी राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा, और राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा, और जो ये चुना जाएगा उसके लिए वो एडवाइस किससे करेगा? एडवाइस किससे करेगा? इसके लिए जो राष्ट्रपति होगा वो एडवाइस किससे करेगा? सलाह किससे लेगा? सर राष्ट्रपति इसके लिए सलाह लेगा हमारे पीएम से, पीएम उसको सलाह देगा। अब समझ लेंगे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट वर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट टुक एडवाइस फ्रॉम द पीएम। इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट बताया गया है, ये तीनों पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं, सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं, ये प्रति जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हैं, सामूहिक तौर से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बहुत जोर से इसके बारे में आपको याद रखना होगा, नेक्स्ट के बारे में। चौथा नंबर बताइए सर जी, चौथे नंबर में आपको क्या याद रखना है? बाबू चौथा नंबर जो होता है ना, बेसिकली उसके बारे में समझना। चौथा नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसी वजह से पांचवें नंबर पे गौर देते हैं। चौथा नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसी वजह से गौर देते हैं पांचवें पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? चौथे नंबर में सिर्फ ये बताया गया है कि जो जिम्मेदारियां होंगी वो क्या होंगी। इसलिए हम जाते हैं सीधा और सीधा हम बात करते हैं पांचवें नंबर की। पांचवें नंबर में किसके बारे में उल्लेखीकरण दिया गया है कि भाई एक मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी सदन का हिस्सा हो। देखो मैंने बताया मंत्रिपरिषद का सदस्य, मंत्रिपरिषद का हिस्सा कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह के लिए हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह के लिए हो सकता है, अधिकतम 6 माह के लिए हो सकता है, लिए होगा यदि वह अधिकतम 6 माह के लिए होगा यदि वह किसी सदन का हिस्सा नहीं है। यदि वह किसी सदन का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है। ये क्या है बेसिकली, समझिए इसके बारे में क्या बात की जा रही है। बाबू आपको पता है क्या है कि
आपको देखने को मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो व्यक्ति हैं, जरूरी नहीं है वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का हिस्सा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो उनमें से किसी का हिस्सा ना भी हो। अच्छा, कल को अगर जो पीएम है वो मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? वो अगर मेरी उम्र 25 वर्ष को पूरा कर चुकी है और मैं एक भारतीय हूं और मैं किसी लाभ के पद पर नहीं हूं, तो जी हां, वो मुझे बना सकते हैं। लेकिन वो मैक्सिमम मुझे 6 महीने तक ही मंत्री रख सकते हैं। पता ही समझ में। उसके बाद या तो मुझे वो राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक की सदस्यता दिलाएंगे या फिर मुझे अपना पद खाली करना पड़ेगा। सर, क्या आपसे पहले ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है। जब इंदिरा गांधी शुरुआत में प्रधानमंत्री बनी थी, वो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं थी। ठीक है, चलिए, तो कृपया करके इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो। ठीक है, आगे बढ़े बाबू। जिस बच्चे ने बुक परचेज कर लिया, कह रहा है सर बुक परचेज हो गई है, नोट्स बनाए या ना बनाए? आवश्यकता है बाबू आपको। देखो, अगर आपने बुक ले लिया ना, तो बुक को अंडरलाइन करते चलो, है ना, बुक को अंडरलाइन करते चलो, क्योंकि बुक में काफी ज्यादा डेटा दिया है। मेरी वाली बुक में मैंने काफी डेटा दिया है, तो आप क्या है, आप उसको खाली अंडरलाइन करते चलो। ठीक है, उससे भी काम बन जाएगा। ये आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 76 के बारे में, जहां पर आपको देखने को मिलता है अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल का है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल का है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल किस काम आता है? नाउ वी टॉक अबाउट हिम। महान्यायवादी अपन इसको बोलेंगे, महान्यायवादी। महान्यायवादी बोलेंगे हम, महान्यायवादी इसको बोलेंगे। ये काम क्या करता है सर? ये सरकार का वकील होता है। इट वर्क्स लाइक एडवोकेट टू द गवर्नमेंट। ये सरकार के वकील की भांति कार्य करता है, सरकार का वकील होता है, सरकार का वकील होता है, वकील होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है सरकार को न्यायिक सलाह देना, सरकार को न्यायिक सलाह देना, न्यायिक सलाह देना। अब न्यायिक सलाह देने का मतलब क्या होगा कि उसको लीगल एडवाइस देता है। ठीक है, चलो, लीगल एडवाइस देता है, लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट, लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट, लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट, एडवाइस टू गवर्नमेंट। तो बाबू ये लीगल एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, और काफी इंपॉर्टेंट वर्क इनका आपको देखने को मिल जाएगा। राइट है, राइट है। ठीक है, तो इनका वर्क था जिनके बारे में मैंने बात करी। महान्यायवादी काम ये होता है, सरकार के वकील होते हैं। ठीक है, अब पूछा जाता है अपॉइंट कौन करता है इनको? अपॉइंट कौन करता है? क्या सर इनके लिए क्षमताएं क्या चाहिए? एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है? तो योग्यताएं क्या हैं? अपॉइंट कौन करेगा? तो अपॉइंट तो करता है हमारा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सलाह किससे लेता है? राष्ट्रपति सलाह लेता है हमारे पीएम से। पीएम अगर सलाह देता है तो वो अपॉइंट कर देता है, क्योंकि इन्हीं के लिए तो काम करेगा वो आगे चलकर। एलिजिबिलिटी लाइक एज सीजेआई,
भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके बराबर इसको क्षमता चाहिए। जितनी क्षमता उनमें होती है इतनी क्षमता इसमें होती है। तो योग्यता भी भाई इनको ऐसी ही चाहिए, योग्यता भी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जज, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य जज, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य जज, न्यायालय मुख्य जज, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जज की भांति ही इनको क्षमताएं भी चाहिए होती हैं, एलिजिबिलिटी भी चाहिए। अब पूछा जाता है कि सर इनको वेतन कौन निर्धारित करता है, इनका वेतन कौन देता है? वेतन बाबू, वेतन की अगर मैं बात करूंगा तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। राष्ट्रपति निर्णय लेता है, राष्ट्रपति निर्णय लेता है कि इनको कितना वेतन दिया जाए। प्लस इनको शपथ या त्यागपत्र इनको अगर देना है, शपथ अगर इनको लेनी है या त्यागपत्र इनको देना है, तो दोनों ही कामों के लिए आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति ही रेस्पॉन्सिबल होगा, त्यागपत्र हो या शपथ। नोट करो। फटाफट नोट करिए। नोट किया बाबू? चलिए, अब बाइलिंगुअल आएगी किताब बाबू। अगला सवाल आपसे बनेगा, बहुत जोर का सवाल बनेगा अगला भी। आपसे एक बात पूछी जाएगी कि बाबूजी ये बताइए कि पहले व्यक्ति कौन थे जो इस पद पर बैठे? उनका नाम था एमसी शीतलवाड़। वर्तमान में कौन है? आर वेंकटा रमनी। तो प्रथम व्यक्ति जो महान्यायवादी बने, प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम जो बने उनका नाम था एमसी शीतलवाड़, एमसी शीतलवाड़। और पूछा जाएगा कि भाई वर्तमान में कौन है? आर वेंकटा रमनी। वर्तमान में कौन है बाबूजी? आर वेंकटा रमनी, आर वेंकटा रमनी, वेंकटा रमनी, आर वेंकटा रमनी। ठीक है, आर वेंकटा रमनी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। पूछा कई और सवालों में जा सकता है कि भाई ये ज्यादा पावरफुल है या फिर सीजीआई ज्यादा पावरफुल है। देखा जाए तो पावरफुल तो आपको सीजीआई देखने को मिलता है, बट एक इसकी विशेष शक्ति होती है, वो मैं बता देता हूं। आर्टिकल 88, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल। ये क्या है बाबू? स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल। कि भाई अटॉर्नी जनरल की जो स्पेशल पावर है वो आपको किस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। कुछ विशेष शक्ति भी होती है इसमें कि जब चाहे ये किसी भी सदन में बैठ सकता है या किसी भी कानूनी कार्रवाई कोर्ट के अंदर बैठ सकता है, लेकिन हाँ ये डिसीजन नहीं सुना सकता या यह वोट नहीं डाल सकता जब किसी बिल पर वोट चल रही हो। तो याद रखना आर्टिकल 88 कहता है कि यह अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी किसी भी सदन या न्यायालय की कार्यवाही का हिस्सा बन सकते हैं, या न्यायालय की कार्यवाही का हिस्सा बन सकते हैं, कि कार्यवाही का हिस्सा बन सकते हैं, कार्यवाही का हिस्सा बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। तो याद रखना, तो मैंने बताया किसी सदन या न्यायालय की कार्यवाही का हिस्सा बन सकते हैं अटॉर्नी जनरल जो होते हैं। बट वही पॉइंट है कि वो यहां पर किसी भी प्रकार से वो यहां पर वोट नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। वोट कहां पर बाबू? बिल पर, बिल पर। जो बिल होता है बिल पर वोट नहीं कर सकते। जो भी विधेयक आया उस पर वोट नहीं कर सकते संसद में, राइट है। चलो, अब जो बच्चे पूछे कि सर हम प्रैक्टिस कहां कर सकते हैं, बाबू प्रैक्टिस करने के लिए आप जीत राणा जीएस यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, या जो बुक आपने खरीदी है उस बुक पे एक स्क्रैच कोड है, उसको स्क्रैच करके आप करियरविल एप्लीकेशन के ऊपर से प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं पॉलिटी के हर एक एग्जाम के, जो कि फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे अगर आपने बुक खरीदी है तो। मेरी ऑफलाइन क्लासेस वर्तमान में केवल दिल्ली में अवेलेबल है, दिल्ली हरियाणा में कुछ जगह पे है मेरी ऑफलाइन क्लास, कभी कभी मैं हरियाणा में जाता हूं। आज के लिए इतना ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, मैं काफी तेज लिखूंगा फिर ये चल नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूं कोई समस्या नहीं होगी।
बाकी सेम चीज की प्रैक्टिस जो है आज शाम को 8 बजे यूट्यूब चैनल पर होने वाली है। अब वहां आ सकते हैं, देख सकते हैं कि इस बार आपके सिलेक्शन को पक्का करने के लिए कितनी मेहनत चल रही है। शाम को 8:15 पे यूट्यूब पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।